कानपुर में आज 2 दिनों तक चली ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में जहां राबे हसनी नदवी को एक और मियाद के लिए बोर्ड का सदर मुंतखब किया गया, वहीं समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए कई तजावीज़ भी पेश की गई। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की 2 रोज़ा मीटिंग खत्म हो गई। 2 रोज़ा इजलास में मौलाना राबे हसनी नदवी मुसलसल 6ठी बार बोर्ड के सदर मुंतखब किए गए। बिहार के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी और बोर्ड के नायब सदर के तौर पर जमतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे शिया दानिश्वर डॉक्टर सैयद अली नकवी को मुंतखब किया गया है। पूरे मुल्क के तकरीबन 100 से ज़्यादा उलमा इकराम ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मुस्लिम तबके में कैसे कम खर्च में निकाह और तालीम को बेहतर किया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। 2 दिनों तक चली इस मीटिंग में कई तजावीज़ रखी गईं। साथ ही मजहबी मामलात में रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया गया। मीटिंग के बाद मुस्लिम पसला बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें कहा गया कि कॉमन सिविल कोड मुल्क में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुल्क में मजहबी आज़ादी का हक सबको हासिल है और हक आइन की रूह से मुल्क के हर शहरी को दिया गया है। उसमें इस बात पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि हमारा देश एक धार्मिक देश है और धर्म के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है, जो धार्मिक फैसिलिटीज़ होती है, वो सब के लिए आदर का वो होती है, मात्र होती है। तो हमने ये सरकार से मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये कही है कि एक ऐसा ब्लास्फेमी पे कानून बनना चाहिए, किसी भी धर्म की जो धार्मिक फैसिलिटीज़ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, किसी धर्म की धार्मिक फैसिलिटी के खिलाफ कोई भी अशब्द कहा जाए, अपशब्द कहा जाए या उनकी फैसिलिटी के बारे में गलत बातें कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बने। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास उम्मत को दरपेश मसाइल और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए तजावीज़ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2022 इंतखाबात में MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इन दिनों यूपी में पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और किसी भी जमात के साथ मुफाहमत करना हालात पर मुनहसर होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का दावा भी किया। देखिए, हम तो जैसा आपने सही कहा, हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। अब किसी से समझौता होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। हमारी 2-3 पार्टी से और चीज चल रही है, अब वो कितना मेटेरियलाइज होता है, कितना फ्रक्टिफाई होता है, क्या नतीजा निकलता है, तो वक्त बताएगा। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। और ये बात सच है कि 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है, वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में है कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। राजस्थान काबीना की आज तोसी हुई, जिसमें 15 वज़रा ने हलफ लिया है। राजस्थान काबीना में विमांचल से कदावर मेयो लीडर जायदा खान को काबीना में जगह दी गई है। बतौर वज़ीर मुमलिकत जिम्मेदारी संभालने वाले जायदा खान का कहना है कि मेरा ख़ानदान आज़ादी से पहले से सियासत में है और सियासत मुझे विरासत में मिली है। जायदा खान से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। जाहिदा खान हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ मेवात की आवाज़ बनकर के इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको अक़लियत की तरफ से भी दी गई है, औरतों की तरफ से भी दी गई है, बड़ी नुमाइंदगी मिली और ख़ानदानी एक तरह से विरासत आपकी रही है। आपके वालिद साहब बड़े कद्दावर नेता रहे, फिर एक बार आप राजस्थान में मंत्री बने हैं। कैसा लग रहा है, क्या तैयारियाँ आपकी रहेंगी और क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरी तीसरी पीढ़ी है ये। पहले मेरे दादा मरहूम थे चौधरी यासीन खां, जब आज़ादी से पहले वो 20 साल MLC रहे और आज़ादी के बाद वो अनअपोज्ड MLA बने। उसके बाद फिर अब्बाजी आए पॉलिटिक्स में। आपको उनका तो मालूम ही है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों जगह से वो रहे, अलग अलग राज्यों में मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे। और फर्स्ट टाइम जब वो बने थे 25 ईयर्स के थे उस टाइम वो कैरो सिंह, प्रताप सिंह कैरो सिंह जी की सरकार में, तो उनको हेल्थ एंड PWD दिया गया था। तो उसके बाद
से वो लीगेसी ही चली आ रही है कि इलाके के हमारे पास सबसे बड़ी जो बात है, हार जीत वो होती रहती हैं, लेकिन चौधराहट है जो मेवात की 3600 बिरादरी की, वो हमारे ख़ानदान के पास रही है। जिम्मेदारी भी मिली है। अब एक तरह से देखा जाए, जो नुमाइंदगी की बात की है, तो उस नुमाइंदगी के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको एक तरह से मेवात वाले पूरे इलाके को भी देखना होगा, और महिलाओं के लिए भी जो है प्रियंका गांधी ने कहा था कि भाई हमारी जो है भागीदारी बढ़ेगी, तो वो दोनों चीज़ें हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विभाग को लेकर के अभी कोई बातचीत हुई है या आप खुद कोई चाहें? मेरा ये है कि विभाग का जो देने का है वो सीएम साहब का अपना डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे बस। लेकिन मेरा इतना ज़रूर है कि खाली महिलाओं को महिला बाल विकास देना और माइनॉरिटी को वक़्फ़ दे देना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दे देना, ये न्याय नहीं है। जब हम लोग एजुकेटेड हैं, हम इक्वली हैं, तो हमें इक्वल का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले हैं तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही चला सकते हैं, कुछ नहीं, हम हर डिपार्टमेंट चला सकते हैं अगर हमें दिया जाए तो। मतलब खाली एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मेलिटी ना की जाए, जिम्मेदारी दी जाए, लीडरशिप दी जाए, और ऐसे जो अहम विभाग हैं, जिन विभागों में आप हमारी परफॉर्मेंस चेक करी जाए, हमें चेक तो करें कि हमें टैलेंट है कि नहीं है, बट अपने आप ही सोच लेना वो मैं गलत मानती हूं। पहले से मतलब कोई माइंडसेट नहीं बने कि अकलियत से हैं, माइनॉरिटी से हैं, तो एक तो अल्पसंख्यक मामलात हो गया, और एक महिला है तो महिला बाल विकास, मतलब दैट इज अ सेट पैटर्न, वी कैन डू फार बेटर, इससे काफी बेहतर कर सकते हैं। और आपका जैसे अनुभव की अगर बात की जाए, जाती अनुभव, वो किस तरह का रहा है और आपका फोकस किस एरिया पे रहेगा? क्योंकि राजस्थान को आपने बहुत बारीकी से देखा है, सियासत की नज़र से भी, महिलाओं की नज़र से भी, और एजुकेशन में आप लोग काफ़ी आगे रहे, तो इस चीज़ को समझने का मौका मिला। अब प्राथमिकता आपकी क्या है, किस डायरेक्शन में? मेरी तो सबसे पहले प्राथमिकता एजुकेशन को लेके है, और ख़ास तौर से गर्ल्स की एजुकेशन को लेके। जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, चाहे वो नौकरी ना करें, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों को भी बड़ा करने के लिए तालीम का बहुत अहम रोल है। तो मैं तो यही है कि सबसे मेन फोकस उस पर, उसके बाद हेल्थ पर, क्योंकि जब तक हेल्थ और वो नहीं होगा, सैनिटाइजेशन जब तक पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुबारकबाद। आप जाहिदा खान हैं, जो एक तरह से देखा जाए विरासत में इन्हें सियासत मिली है, और उस सियासत का आप ये देखिए कि इनके दादा जो है सियासत में काफ़ी राजस्थान के कद्दावर नेता रहे, इनके वालिद 3 अलग अलग राज्यों में जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब ये एक बार दोबारा जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, पहले भी रही हैं। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसा उन्होंने साफ कहा है कि औरतों को सिर्फ औरतों की तरह और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों की तरह अल्पसंख्यक मामलात और महिला बाल विकास के तहत तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जमत उलमा हिंद वस्त जोन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वोटर बेदारी मुहिम को लेकर जमत उलमा उत्तर प्रदेश का खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मुमताज़ कॉलेज में मुनक़्क़िदा इस अहम इजलास में जलसे के मेहमान खुसूसी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि अगर इस वक्त भी लोगों बिलखुसूस अक़लियतों ने अपनी दस्तूरी व समाजी जिम्मेदारियों के पेश नज़र वोट की अहमियत को नहीं समझा, तो आने वाले वक्त में मुल्क के जमहूरी और दस्तूरी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। इस इजलास में तकरीबन 25 अज़ला के मजलिस मुंतज़िमा के अरकान ने शिरकत की। जमीयतुल उलमा हिंद ने इससे पहले भी यानी कि वोट की अहमियत और उसकी अफादियत को सामने रखते हुए जमहूरियत की बका उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ासकर मुल्क का जो आइन है वो हमको ये बताता है कि हमारी जो बका उसका तहफ़्फ़ुज़ है जमहूरियत और सेकुलरिज़म में है। तो इसको लेकर जमीयतुल उलमा मुस्तकिल काम कर रही है और करती आ रही है। अभी हमारे जो सदर मोहतरम कायदे मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने ये फ़ैसला लिया कि हम तमाम मिली जमातों और समाजी जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलकर एक मुत्तहदा एक ऐसा मुहाज बनाएं ताकि हम इलेक्शन कमीशन को उसमें मदद फरमाएं और 100% वोटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटर बेदारी के लिए घर घर करिए करिए जा जाकर उनके लिए हम उनकी इमदाद करें, फॉर्म भरवाएं। और हमारे जमीयत के जितने भी ज़िला के अरकान हैं वो हर बूथ लेवल पर जो है अपने इस मुहिम पर लगे। इल्म अदब के अहम मरकज़ लखनऊ में प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एहतशाम अलवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कैसरबाग वाक़े मास कम्युनिकेशन सेंटर में सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। प्रोफेसर शारिफ रदौलवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाई कोर्ट के साबिक़ जज बदरुद्दुजा नकवी और मारूफ सहाफ़ी इब्राहिम अलवी समेत अहम लोगों ने इसमें शिरकत की। रिसर्च स्कॉलर्स ने मलिकज़ादा के फ़न और शख्सियत पर मक़ाले पेश किए।
जो भी आप न्यूज़ 18 के द्वारा कर रहे हैं, वी आर होपिंग दैट मोर एंड मोर यंग वुमेन रियलाइज चैलेंजेस हमेशा हैं, रहेंगे भी, मगर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज जो भी एवेन्यूज है डेवलपमेंट के और ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे लेवरेज करें आप इस कैंपेन के द्वारा आप हाईलाइट कर रहे हैं। थ्रू दिस मोर एंड मोर यंग वुमेन विल बी देखेंगे, सुनेंगे और इंस्पायर होके आगे बढ़ के सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। सबरंग कल्चरल सोसाइटी और हल्क़े अरबाब अदब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में प्रोफेसर आफाक अहमद कौमी अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। भोपाल स्टेट म्यूज़ियम में मुनक़िदा कौमी अवार्ड तकरीब में मुमताज़ अदीब संतोष चौबे को हिंदी अदब और ज़िया फ़ारूक़ी को उर्दू अदब में गराक़द्र खिदमत के लिए प्रोफेसर आफाक अहमद कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की रिपोर्ट। सबरंग कल्चरल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 2 साल बाद प्रोफेसर आफाक अहमद कौमी अवार्ड तकरीब का इनेकाद भोपाल में किया गया। कौमी अवार्ड तकरीब का ऐलान हालांकि मार्च 2020 में किया जा चुका था, लेकिन कोरोना कहर के सबब आयद की गई पाबंदियों से अवार्ड तकरीब मुनक़िद नहीं की जा सकी थी। वाज़ेह है कि प्रोफेसर आफाक अहमद मेमोरियल कौमी अवार्ड का ऐलान 2018 में किया गया था। प्रोफेसर आफाक अहमद का शुमार उर्दू के मुमताज़ अदीब, नाक़िद, माहिर तालीम, माहिर इक़बालियात, अफसाना निगार और शायरों में होता था। प्रोफेसर आफाक अहमद ने सारी ज़िंदगी उर्दू और हिंदी के अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और हिंदी व उर्दू अदब को करीब तर करने में सर्फ की थी। यही वजह है कि उनकी याद में उर्दू और हिंदी में तख्लीक़ी अदब में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को इस अवार्ड से सरफराज किया जाता है। उर्दू अदब में खिदमात का एतराफ़ करने के लिए श्री ज़िया फ़ारूक़ी साहब को यह अवार्ड दिया जा रहा है। यह अवार्ड 2019 में भी दिया गया था और ये 2020 का जो अवार्ड घोषित किए गए थे वो अभी जो महामारी आई कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया था और अब ये अवार्ड 2021 में दिया जा रहा है। आफाक साहब के बारे में तो सभी ने बहुत कुछ कहा। मैंने तो बहैसियत तालिबे इल्म उनको देखा और उनसे बातचीत की है। तो उर्दू एकेडमी में जब मैं आई थी कि उन्होंने फिर वो शेर सुनाया कि याराने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई उस वक्त जो आज तक मुझे याद हैं और उर्दू अकादमी के हवाले से भी, इक़बाल मरकज़ के भी हवाले से हमने वो चीज़ें कायम रखने की कोशिश की। इमसाल ये अवार्ड हिंदी के मुमताज़ अदीब व अफसाना निगार संतोष चौबे और उर्दू के कोहना मश्क शायर व अदीब ज़िया फ़ारूक़ी को दिया गया है। अवार्ड में शाल और मोमेंटो पेश करने के साथ दोनों फनकारों को नक़द रकम भी दी गई है। इस ताल्लुक़ से ज़िया फ़ारूक़ी और संतोष चौबे कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आफाक अहमद साहब के स्मृति में जो ये मेमोरियल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। आफाक साहब खुद एक बड़े कथाकार थे और आलोचक भी थे। हबीब साहब कहा करते थे कि मेरा नाटक जो है बहुत चमकदार नहीं होगा, उसे थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए जिससे आदमी उसमें प्रवेश कर सके। देखिए, ये अवार्ड जो है दरअसल खुशी तो वो यकीनन होनी होती है। हम उस शख्स को जिस शख्सियत के हवाले से दिया जाता है हम उसको याद रखते हैं और वो अवार्ड जब हमारे दोस्तों तक जाएगा या हमारे बाद तक जाएगा तो लोग आफाक साहब को याद रखेंगे या जहाँ हमारा तस्करा होगा वहाँ आफाक साहब का नाम आएगा कि आफाक अवार्ड भी मिला था। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने प्रोफेसर आफाक अहमद की हयात और खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मजलिस इक़बाल और मध्य प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तख्लीक़ियत से महकती एक शाम के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में उर्दू दानिश्वरों ने उर्दू अदब के फ़रोग़ में भोपाल का हिस्सा पर पहले तफसील से रोशनी डाली। इसके बाद भोपाल के कोहना मश्क शायर वफ़ा सिद्दीक़ी के शेरी मजमूए नक्श ताबंदा का इजरा किया गया। वफ़ा सिद्दीक़ी के इससे कबल भी तारे पैरहन, नक्श वफ़ा और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के उन्वान से शेरी मजमूए शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। भाई, इससे ताल्लुक़ से मैंने आपको बताया था नहीं कि मेरे 4 मजमूमे आ चुके हैं। एक तो सन 56 में ही सबसे पहले आया था मेरा तारे पैरहन के नाम के से,
फिर दूसरा आया सन 95 में नक्शे वफा के नाम से। तीसरा फिर उसी के ज़माने में हिंदी और उर्दू के अंदर कौमी नज़में, रेडियो टीवी के जो प्रोग्राम होते थे, नज़में भी, गज़लें भी, तराने भी, ये सब उसके अंदर, गीत भी थे समझ। और अच्छे तो एक तरह वो हिंदी और उर्दू दोनों में था। अब भी है मेरे पास वो। अब ये इसके बाद जो रहा तो ये मैंने अब जो दिया है, अब ज़िंदगी के हिसाब से अपना दिया कि जिसकी जो बाकी बचा उसको दे दूँ। तो इसमें मैंने दिया, मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी कि मैंने इसमें पूरा अपना जितना मैटर है, जितना मैंने किया है शेरिया के अंदर दी, यानी अपने मजहबी भी है, सियासी भी है, समाजी भी है। नक्श ताबिंदा का इजरा और रस्म अदा कर रहे हैं यहाँ पर। एक सीनियर शायर हैं, 1 सदी के करीब उनकी उम्र होने वाली है और उनकी शायरी तख्लीकी उम्र भी किसी तरह 60-70 साल से कम नहीं है। बेहद सीनियर हैं और इनके साए में कई नस्लें जो हैं वो तख्लीकी सतह पर इनसे कुछ सीख चुकी हैं। अब इनका ये जो मजमुआ कलाम आया है उसकी हम पजीराई करना चाहते हैं। नौजवानों को सीखना चाहिए कि किस तरह वफ़ा साहब ने सख्त मेहनत और मुश्किलों के साथ शायरी को सीखा, तख्लीकी अदब को सीखा, उसको ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि उनकी शायरी हवा में नहीं है, ये ज़िंदगी की शायरी है, मज़दूरों की शायरी है, मेहनत कशों की शायरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए तीनों ज़र कानून को वापस लेने का भले ही ऐलान कर दिया गया हो, मगर मध्य प्रदेश के वज़ीर ज़राअत कमल पटेल ज़र कानून को फिर लाने की बात कर रहे हैं। कमल पटेल का कहना है कि ज़र कानून मरकज़ी हुकूमत के जरिए अच्छी नीयत से लाया गया था और इसके नफाज से किसानों की ज़िंदगी में इनकलाब आता, लेकिन हम इसके फ़ायदे किसानों को बताने में नाकाम रहे। कमल पटेल का कहना है कि ज़र कानून के फ़ायदे को लेकर किसानों को तरबियत दी जाएगी और किसान इसके फ़ायदे को समझ जाएंगे और जब समझ जाएंगे तो इस कानून को फिर लाएंगे। हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान को हित होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। किसानों के हित में जो हो सकता है सब करेंगे, जो किसान के। समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलीम इकबाल शेरवानी ने अलीगढ़ आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये वजाहत करनी चाहिए थी। मेरी इनसे ज़ाती सतह पर दोस्ती है, मेरी राय में हम मुल्क से समझौता नहीं कर सकते, अपने मुल्क को कमज़ोर नहीं कर सकते। वहीं इन्होंने बीजेपी, वज़ीर-ए-आज़म और अमित शाह को पाकिस्तान दोस्त करार देते हुए कहा कि वो लोग पाकिस्तान का इस्तेमाल एक दोस्त की तरह करते हैं, जबकि पाकिस्तान हमारे लिए एक बीमारी है जिसने हमेशा धोखा दिया है। देखिए, एक मिसाल हमने अपनी पार्टी हमारी कभी जना साहब का नहीं नाम लेगी, क्योंकि जो जना साहब हैं उन्होंने हमारे मुल्क को बंटवाया है, हमारे मुल्क का उन्होंने विभाजन किया है। उन्होंने एक तकरीर कहते हुए, और अखिलेश साहब ने इसकी सफाई दी कि भाई जब एक वक्त फ्रीडम फाइटर्स के नाम आ रहा था उस वक्त हिंदुस्तान एक था। जब हिंदुस्तान एक था तो उन्होंने कहा कि ये भी उस स्ट्रगल में मौजूद थे, वो गांधी जी से मिलते थे, वो उनके साथ बैठते थे। तो ये बहुत पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। पावर हैंडलूम सनत से वाबस्ता बुनकरों के मुतालबात को लेकर मेरठ में मुख्तलिफ बुनकर तंजीमों की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। बुनकरों के लिए फ्लैट बिजली रेट और बकिया बिजली बिल अदायगी में रियायत को लेकर अपने मुतालबात पेश किए। बुनकर सेमिनार में जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बुनकरों के मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। कि जो सरकार पिछली हमें फ्लैट रेट चल रहा था तो 4 दिसंबर 2019 के लिए एक सरकार ने आदेश जारी किया कि उस फ्लैट रेट को ख़त्म किया जाता है। बेहतर तो ये था कि सरकार ने उसका नुकसान देख लिया, लेकिन जिन लोगों को लिए बुनकरों के नाम पर तमाम बिजली दे रखी थी उनका आकलन नहीं किया कि उसका दुरुपयोग हुआ, बुनकरों पर इल्ज़ाम लगा के उसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। सरकार से पूरी उम्मीद है और इसीलिए हमने बीजेपी के एक एमएलए सोमेंद्र तोमर जी और केसी त्यागी जी को बुलाया है और हम अपनी बात उनके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और मैंने कमेटी का चेयरमैन होने के नाते उस समय भी रिकमेंडेशंस की थी, जब तक सरकारी संरक्षण ये हैंडलूम वीवर्स को जब तक नहीं होगा तब तक करोड़ों करोड़ बुनकरों की जिंदगी में खुशहाली आना संभव नहीं।
राजधानी जयपुर में एक तरफ काबीना में तोसी का प्रोग्राम और हलफ बर्दारी का प्रोग्राम चल रहा था, तो दूसरी तरफ पैरा टीचर्स राजधानी की सड़कों पर रेगुलराइजेशन करने के लिए रैली निकालकर नारे लगा रहे थे। पैरा टीचर्स ने शहीद मेमोरियल जयपुर से आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों कॉन्ट्रैक्ट असतज़ा और मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।